द ब्रिटिश कॉलोनी सिस्टम आल्सो डिड नॉट अलाउ द इंडियन टू डेवलप द साउंड इंडस्ट्रियल बेस। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, ठीक है, कॉलोनियल सिस्टम थे, वो ऐसा अलाउ नहीं करते थे कि हमारे इंडिया का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हो सके, नहीं चाहते थे भाई। ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनियस ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और इसी वजह से यही रीजन था कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो कम हो गई, डिक्लाइन होने लगी। इसका जो रिजल्ट क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा। ठीक है, एंड इंक्रीज द प्रेशर्स ऑफ प्रेशर। हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो, आई विश बहुत बढ़िया हो गए। जैसे कि मैं बात करूं हमारे टॉपर सीरीज की, जिसमें हम लोग ने मैक्रो देख लिया था, ठीक है, एंड इंडियन इकोनॉमी देख लिए थे, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी में चैप्टर नंबर 3 तक हमने करा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ सिंस 1991 इज अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, अब हम इस पूरे ओवरऑल वीडियो में, ठीक है, हम वन शॉट देखेंगे और इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड, मतलब इस चैप्टर के जितने भी रिलेटेड टॉपिक होंगे सारे कवर करेंगे। ठीक है, अगर ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना तो भाई टेंशन मत लेना, यकीन मानो इतना इजीएस्ट वे में मैं बताऊंगा कि सारी चीजें समझ में आ ही जाएंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट में बात करूं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया द अडॉप्ट द मिक्स इकोनॉमी। जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंस हो गई थी, ठीक है, तो वो अडॉप्ट की थी मिक्स इकोनॉमी को, फ्रेमवर्क टू द कंबाइन द एडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एज वेल एज सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, हाउएवर ओवर द ईयर द पॉलिसीज pursued the toward agriculture and the regulating the economy started the empowering the process of growth and development। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें इसलिए किया गया ताकि हमारे डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके। ठीक है, फिर मैं बात करूं एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी। हमारी जो मैनेजमेंट थी वो एफिशिएंट थी, अल्टीमेटली लीड टू द अडॉप्टेशन ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनफोल्डिंग सीरीज ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी बिफोर यानी कि ब्रिटिश पीरियड के पहले कैसी थी। देखो, बिफोर द एडवांटेज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर द इंडियन इकोनॉमी वाज सेल्फ सफिशिएंट थी एंड वाज वेरी नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में थी। ठीक है, मतलब हैंडीक्राफ्ट उनको सारी चीज़ों मतलब आता था एंड हैंडीक्राफ्ट से वो जानी मानी चीज़ें थी। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल्स हो गया, फील्ड ऑफ कॉटन, ऑफ टेक्सटाइल एंड मेटल्स एंड प्रेसियस स्टोन वर्क्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर पीरियर टू इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश एम्पायर द कन्वर्टेड इनटू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, फॉर इट्स वॉन रेपिडेडली एक्सपेंडिंग द मॉडर्न इंडस्ट्रीज बेस एंड आल्सो ट्रांसफॉर्म इट इनटू द कंज्यूमर ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोड्यूस इन ब्रिटेन। ठीक है, तो ये सारी नॉर्मल चीज़ें थी। फिर मैं बात करूँ आगे इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, फिर बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया वाज वेरी इंपॉर्टेंट नेशन इज अ फॉर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। ठीक है, फिर मैं बात करूँ वाज कंसर्न बट द ब्रिटिशर्स चेंज द स्ट्रक्चर। पहले तो हमारे इंडिया के अंदर क्या करती थी बताओ, हैंडीक्राफ्ट थी, और हैंडीक्राफ्ट के जो आइटम थे ना वो एक्सपोर्ट होते थे। ठीक है, एक्सपोर्ट भी होते थे एंड जो हमारे ब्रिटिश थे वो स्ट्रक्चर को भी चेंज कर दिया था भाई, समझ रहे हो, वो अपने स्ट्रक्चर को भी चेंज कर दिए थे जो एक्सपोर्ट हो रहे थे हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को भी। पोजीशन एंड वॉल्यूम एंड इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। ठीक है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। फिर दिस रिजल्ट इन इंडिया बिकमिंग द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक वूल हो गया, कॉटन हो गया, रॉ सिल्क हो गया एंड सुगर हो गया, इंडिगो हो गया एक्सेट्रा टू इट्स डिस ऑफ फेवर एंड द नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल, क्लॉथ एंड मशीनरी। ठीक है, ये सारी चीजें थी फ्रॉम ब्रिटेन से। ठीक है, मतलब फ्रॉम ब्रिटेन हो गया। फिर इंडियन इकोनॉमी रिमेन द प्राइमरली एग्रीरियन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द पॉपुलेशन यूज्ड टू लिव इन द रूरल एरियाज डिराइव द लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। हाँ जी, उस समय यानी कि 85% जो थे वो रूरल एरियाज में रहते थे एंड वो सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही बिलीव करते थे। ठीक है, अब समझ रहे हो, यानी कि सारे लोग, यानी कि जितने भी लोग हैं उसमें से 85% रूरल में है। ठीक है, अर्बन में कोई नहीं है एंड एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर मैं बात करूँ आगे
आगे मैं बात करूं, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रैपिड द इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर कंटिवेंट टू फेस स्टैग्नेशन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वेरी लो। हाँ, जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी होती थी ना वो भी बहुत कम थी, मतलब बहुत ज़्यादा लो था भाई, और होने भी लगा था, मतलब धीरे धीरे लो होने भी लगा था। स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस ड्यू टू द वेरियस सिस्टम, द लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लाइक जिसको हम प्यार से जमींदारी बुलाते थे, फिर या रहतवारी बुलाते थे या महलवारी सिस्टम बुलाते थे। और ये गवर्नमेंट यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अडॉप्ट की थी, वेरी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी कि जो फार्मर्स थे उनको उनके साथ स्कैमिंग करने लगे लोग, ठीक है, जमीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। फिर द क्रूलियस्ट अमंग दिस सिस्टम वाज द जमींदारी सिस्टम, विच इज द जमींदारी वेयर द कंसर्न ओनली विथ द कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स, ठीक है, जो फार्मर्स थे, ठीक है, उनके साथ लैंड रेवेन्यू मतलब करने लगे थे, जो भी फार्मर की ज़मीन थी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उनसे पैसा लेने लगे, ठीक है। द कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर एंड एग्रीकल्चरिस्ट रिगार्डनेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन मतलब क्या हो गया था, रिगार्डनेस हो गया था, ठीक है। फिर मैं बात करूँ आगे, द ब्रिटिश कॉलोनी सिस्टम ऑल्सो डिड नॉट अलाउ द इंडियन टू डेवलप द साउंड इंडस्ट्रियल बेस, ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश कॉलोनी थे, ठीक है, कॉलोनियल सिस्टम थे, वो ऐसा अलाउ नहीं करते थे कि हमारे इंडिया का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हो सके, नहीं चाहते थे भाई, ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ इंडिजेनियस ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और इसी वजह से यही रीजन था कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो कम हो गई, डिक्लाइन होने लगी। इसका जो रिजल्ट क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा, ठीक है, एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एग्रीकल्चर, और इसी के कारण एग्रीकल्चर में मतलब एग्रीकल्चर जो सेक्टर थे वो मतलब प्रेशर इंक्रीज होने लगे, कहने का मतलब ये है। फिर सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में इंडियन ट्राइड भी किया था इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ इंडस्ट्रीज को, ठीक है। फिर विच वेयर द कन्फाइंड द सेटिंग ऑफ द कॉटन, जैसे कन्फाइन किया गया था, ठीक है, कॉटन को लेके, जो टेक्सटाइल को लेके, ठीक है, टेक्सटाइल मिल्स को लेके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और ये बिगिनिंग स्टार्ट भी हो गई थी 20th सेंचुरी में, ठीक है। और ये कंट्री जो टाटा आयरन एंड स्टील हो गई कंपनी, इनकॉर्पोरेशन हुआ 1907 के अंदर, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें थी। फिर इंडियन एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की मैं बात करूं तो 1921 इज द इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस, द स्टेज ऑफ हाई डेथ रेट हो गया एंड हाई बर्थ रेट भी हो गया, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें हुई थी 1921, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड में बात करूँ मतलब आगे, वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वेयर आल्सो नॉट वेरी इंकरेजिंग that duration. The overall literacy level was less than 16% public wealth. The facilities were the inadequate, overall mortality rate and maternity क्या हो जाएगा maternal mortality rate and infant mortality rates and was very high, ठीक है, and life expectancy is very low, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें होने लगी थी, मतलब जो प्रॉब्लम थी वो तो थी, लेकिन जो एक्सपेंडेंसी जो रेट थी ना वो केवल 32 थी, समझ रहे हो। आज के समय लोगों का 30 पे 32 पे 35 पे शादी वगैरह हो रही हैं, और उस समय लोग बेचारे मर जाते थे उस समय, यानी कि 32 तक उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें झेलनी पड़ी थी हमारे इंडिया को। फिर मैं बात करूँ एक्यूपेशन स्ट्रक्चर की, स्टेट ऑफ एक्यूपेशन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता था, जो 70 to 75% लोग इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, एंड 10% लोग मैन्युफैक्चरर पे इन्वॉल्व थे, एंड 15 to 20% लोग सर्विस सेक्टर पे एम्प्लॉयड थे, ठीक है। फिर स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, अंडर द कॉलोनियल रूल the infrastructure facility which were the developed to some extent where the railway हो गए, ports हो गए, water transport हो गया, ठीक है, post and telegraph हो गया, but these facilities were the developed not the Indian but the facilitating colonial rule in the country, ठीक है।
तो ये भी सारी चीज़ें होती थी। फिर प्लानिंग कमीशन आया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन 1950 के अंदर हुआ, जो इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की थी, ठीक है। उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उनके बिहाफ पे। फिर मैं बात करूँ आगे 5 ईयर प्लान्स में हुआ क्या, तो 4 सेक्टर पे, यानी कि 5 ईयर प्लान जो था तो वो 4 सेक्टर पे उन्होंने क्या किया बताओ, प्लानिंग किया, जिसमें हमारा ग्रोथ हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो, सेल्फ रिलायंस हो, इक्विटी हो, ठीक है। ग्रोथ की मैं बात करूं तो इट रेफर्स टू द राइज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द डिफरेंट सेक्टर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन नोन एज स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर मॉडर्नाइजेशन में, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी को इसमें अडॉप्ट करना था, हमारे सोशल आउटलुक को भी चेंज करने थे, ठीक है। ये हो गया मॉडर्नाइजेशन में। फिर सेल्फ रिलायंस की मैं बात करूँ तो एविडेंस ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ दिस गुड्स विच कुड प्रोड्यूस एट द होम इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि मतलब तुम घर पे ही तुम कोई भी प्रोडक्ट बना सको, तो उसको भी मतलब उन सारी चीज़ों को भी आगे बढ़ाया गया था। फिर मैं बात करूँ, इट रेफर्स टू प्रिविलेज दैट एवरी इंडियन शुड बी एबल टू अटेन द मीटिंग हिज हर बेसिक नीड सच एज गुड हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, ठीक है। रिडक्शन इन इक्वलिटी, यानी कि जो सारी चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ठीक है। इनमें इनइक्वलिटीज़ नाम का कोई ऐसा चीज़ें ना हो, यानी कि रिड्यूस हो जाए इनइक्वलिटीज़, ठीक है, और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए वेल्थ जो भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। फिर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करूँ, ठीक है, तो इट इज़ वेरी एवरी फर्स्ट रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कम टू द लैंड रिफॉर्म विच लेड्स टू द ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग फ्रॉम जमींदार्स हो गए टू द डिटेलर्स हो गए, एग्रीकल्चर लेबरर्स हो गए, ठीक है। लैंड सेलिंग वाज अनदर पॉलिसी ऑफ प्रमोट द इक्वलिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट किया गया, ठीक है, नॉर्मल ऐसी चीज़ें नहीं थी। फिर विथ द वेव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट अडॉप्ट द ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रीन रिवोल्यूशन को भी अडॉप्ट किया था। वाज रिफॉर्म द लार्ज इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ गुड ग्रोथ, ठीक है। गवर्नमेंट का भी ये भी था कि हमारे इंडिया के अंदर लार्ज अमाउंट में इंक्रीज़ हो, प्रोडक्शन हो, ठीक है, हमारे गुड्स वगैरह का, फूड ग्रेन्स को, ठीक है। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स मिला, फर्टिलाइजर्स हुए एंड पेस्टिसाइड्स हुआ, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ें हो गई थी उस समय, ठीक है। फिर द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट इनटू द राइज इन फार्मर इनकम, ठीक है, और ग्रीन रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे फार्मर के जो इनकम थे वो भी जनरेट होने लगे थे। एंड फॉल इन प्राइस ऑफ वीट एंड गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर रिक्रूट सफिशिएंट फूड स्टॉक हो गया, आइटम ऑफ क्राइसिस हो गया, ठीक है, टाइम्स ऑफ क्राइसिस हो गया जैसे कि, तो ये भी सारी चीज़ें होने लगी थी। फिर मैं बात करूँ आगे नेक्स्ट स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑर्डर टू अचीव द रैपिड इंडस्ट्री ग्रोथ हो गया, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन 1956 के अंदर हुआ, अडॉप्ट किया गया बाय द गवर्नमेंट का अकॉर्डिंग। फिर द रिजोल्यूशन क्लासिफाइड 3 कैटेगरीज में इसको किया गया था, जिसका नाम हमारा फर्स्ट था। फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर सेकंड में बात करूँ, सेकंड कैटेगरी कंसिस्ट बाय द इंडस्ट्रियल इन विच द प्राइवेट सेक्टर विच सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर with the government taking the sole responsibility of starting the new unit, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर दिस कैटेगरीज कंसिस्ट ऑफ द रिमेनिंग द इंडस्ट्रीज विच वेयर टू बी प्राइवेट सेक्टर टू बी कंट्रोल थ्रू द सिस्टम ऑफ लाइसेंस एंड अप्रूवल्स, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें थी। फिर मैं बात करूँ ऑर्डर टू प्रमोट द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्मॉल स्केल सेक्टर हो गया, बिकॉज दिस इंडस्ट्रीज वेयर द लेबर हो गया इंटेंसिव एंड प्रोटेक्ट द फ्रॉम द कंपटीशन फ्रॉम द बिग इंडस्ट्रीज, मैनी प्रोडक्ट वेयर द क्या हो जाएगा रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। यानी कि न्यू प्रोडक्ट को रिजर्व करके रखा गया, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें थी। द फर्स्ट सेवरल प्लान्स ऑफ द ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, उस पर भी फोकस किया गया। जो इम्पोर्ट था उसको सब्स्टिट्यूट किया गया था, रिप्लेसिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ इम्पोर्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को भी रिप्लेस किया गया था। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वेयर द प्रोटेक्ट फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन विथ द हेल्प ऑफ टूल्स ऑफ टैरिफ एंड क्वाटास, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेटर ऑन द सच प्रोटेक्शन एंड द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम रिजल्ट इनटू द डेवलपमेंट एंड एफिशिएंसी एंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री, ठीक है।
इफिशियंसी ऑफ प्रूव द हार्मफुल एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें थी। फिर मैं बात करूँ न्यू यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 के अंदर क्या हुआ था। तो 1991 इंडियन इकोनॉमिक एम्ब्रॉयल्ड इनटू द क्राइसिस इन द विच अलोंग द rampant inflation and the budget deficit, foreign exchange reserve fell such as much that we are not able to meet the imported will be 15 days, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें थी। All this lead India the embark upon the economic reform known as the new economic policy, which mainly consisted the stabilization measure, the स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेज़र, यानी कि जो स्टेबलाइजेशन है उन सारी चीज़ों को मेज़र कर सके, उसको स्ट्रक्चर्स में रिफॉर्म किया जा सके, ठीक है। तो ये सारी थी इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर। फिर मैं बात करूँ स्टेबलाइज द मेजर द शॉर्ट टर्म मेजर, यानी कि जो स्टेबलाइजेशन है उन सारी चीज़ों को शॉर्ट टर्म में भी मेजर किया जा सके एंड इंटेंडेड टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इन्फ्लेशन, ठीक है। यानी कि जो भी प्रॉब्लम है ना उसको सॉर्ट आउट किया जा सके और सारी चीज़ों को बैलेंस किया जा सके। ये सारी चीज़ें थी इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 के अंदर, ठीक है। सेकंड मैं बात करूँ स्ट्रक्चर रिफॉर्म पॉलिसी वेयर द लॉन्ग टर्म मेजर, ठीक है। ये पॉलिसी के अंदर ये भी थी जो लॉन्ग टर्म में भी मेज़र किया जा सके एंड इनका एम ही था कि हमारे इम्प्रूव करना है एफिशिएंसी को, हमारी इकोनॉमी को बदलना है, इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग करना है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को, ठीक है। यानी कि हमारी कंपटीशन को बढ़ाया जा सके, इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी। फिर मैं बात करूँ एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, ठीक है। यानी कि न्यू इकोनॉमिक की पॉलिसी जो थी हमारी 3 तरह की थी, जिसको हम LPG कहते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा नाम था लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या हुआ, जो भी इन ऑर्डर टू प्रॉब्लम द क्रिएट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ लाइसेंस एंड अप्रूव द इफिशिएंसी जनरेट द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। यानी कि जो रुकावटें थी, जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, उन सारी चीज़ों को, जो लाइसेंसिंग प्रॉब्लम हो गया मतलब एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों की जो प्रॉब्लम थी उन सारी चीज़ों को ख़त्म किया गया, लिबरलाइजेशन किया गया। यानी कि भाई तुम बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो किसी भी चीज़ का रुकावट ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई टैरिफ वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें थी। फिर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन वाज अडॉप्ट ब्राउट द रिफॉर्म इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी लागू वगैरह हुआ था, फाइनेंस सेक्टर पे लागू हुआ था, टैक्सेशन हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, ठीक है, मार्केट हो गया या इंटरनेशनल ट्रेड हो गया एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे जो प्रॉब्लम, जो रुकावटें थी, जो रिस्ट्रिक्शन थी, वो हटा दिया गया। सेकंड में बात करूँ प्राइवेटाइजेशन की, इट इंक्लूड द रिडक्शन इन द गवर्नमेंट ओनरशिप, ठीक है। जो गवर्नमेंट की जो ओनरशिप भी थी वो भी कंप्लीटली हटा दिया गया, ठीक है। एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर द पर्पज ऑफ प्राइवेटाइजेशन वाज टू इंक्लूड द, ठीक है, क्या हो जाएगा, inculcate the sense of financial discipline and facilitate modernization and public sector, ठीक है। तो ये हमारी प्राइवेटाइजेशन में थी। फिर उसी तरह ग्लोबलाइजेशन का मतलब इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन ट्रेड, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारी ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो इंटीग्रेशन थी इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है, उसको आगे लेके गया, प्रोसेस किया गया लिबरलाइजेशन ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स वेल एज सर्विस ऑफ द इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जिसको FDI कहते हैं, एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो जिसको आप FIT कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें अंदर, ठीक है। फिर मैं बात करूँ आगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ग्रेटली फैसिलिटेटेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच वाज फाउंडेड इन 1995 as the successor ऑर्गेनाइजेशन टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, जिसको हम GEET कहते हैं, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द रिफॉर्म ऑफ ग्रोथ सर्विस सेक्टर ऑफ इज वेरी इंकरेजिंग बट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर नॉट विन द वेरी इंकरेजिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 2016 के अंदर हमारे 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। फिर GST की मैं बात करूँ तो GST स्टैंड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, विच आर द इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, इन इंडिया हैड द रिप्लेस द plethora of other indirect tax such as sales tax and excise duty is the principle of nation of one tax, ठीक है। यानी कि इनकी जो प्रिंसिपल ही थी कि हमारा वन टैक्स लगेगा जिसका नाम है हमारा GST, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें थी और इसी के साथ हमारा ये वीडियो कम्प्लीटली यानी कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर भाई समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी कमेंट करना यानी कि ठीक है जो भी इशू है या बोल सकते हो जो भी आपकी मतलब सजेशन वगैरह हो गया या कुछ भी आपको बातें करनी है या कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ यार कमेंट करो। ठीक है, चलो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है 2-3 दिन में और 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर में मतलब ओवरऑल एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम के पहले ही आपके सारे चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है।